हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग 51 यानी 51 तक देख चुके थे। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, आपको मालूम होगा ये बिहार पुलिस प्रीवियस क्वेश्चन है दोस्तों, जो 14/4/2010 को हुआ था। 14/4/2010 को हुआ था, उसका सॉल्यूशन है दोस्तों किया जा रहा है। और आप इसको दोस्तों देखिए, समझिए। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों इसको देख लीजिएगा। इसी का पार्ट 1 है। ठीक है दोस्तों, हम थोड़ा थोड़ा करवा रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छा रहेगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। प्रश्न ये है दोस्तों कि भारत का देशांतरी विस्तार कितना है। ठीक है, 68°7' पूर्व से लेकर के 97°25'। ऑप्शन नंबर दोस्तों कितना है, बी है। दोस्तों, अगर बात की जाए भारत का उत्तर से दक्षिण दक्षिण में विस्तार, तो आपको 3214 किलोमीटर है दोस्तों। 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण। भारत का जो नक्शा है दोस्तों, मैप है, आप उसको देखिएगा। उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है 3214 किलोमीटर है। बात करें दोस्तों पूरब से पश्चिम की ओर, दोस्तों, ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर बात की जाए तो इसका विस्तार है आपको 2933 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो 2933 किलोमीटर है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, भारत की जनसंख्या के बारे में दोस्तों बात किया जाए तो भारत का जनसंख्या अगर प्रतिशत में देखा जाए तो पूरे विश्व का 17.5% है। 17.5% है दोस्तों। भारत की जनसंख्या पूरे विश्व का 17.5% है। ठीक है दोस्तों, ये 17.5% दोस्तों पूरे विश्व का 2.5% भूभाग पर ही निवास करती है। ठीक है दोस्तों, 2011 के आंकड़े के अनुसार दोस्तों आपको मालूम होगा ये बताया जा रहा है। ठीक है, जनसंख्या में तो आपको मालूम होगा कि हाल ही फिलहाल में एक रिपोर्ट आया था, उसमें चीन को पछाड़ करके भारत प्रथम स्थान पर आया है। यानी कि आज के संदर्भ में बात किया जाए तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का स्थान पहला है और चाइना का दूसरा है। लेकिन 2011 के जनगणना के अनुसार बोलेगा दोस्तों, उस समय तक तो चीन पहला था। यानी कि 2022 से पहले चीन प्रथम था और भारत दूसरा था जनसंख्या के दृष्टिकोण से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न ये है दोस्तों कि लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या कितनी है दोस्तों। टोटल द्वीप नहीं पूछा है दोस्तों, पूछा है कि प्रवाल द्वीप कितना है। ठीक है दोस्तों, आपको मालूम होगा कि टोटल अगर बात की जाए तो लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या दोस्तों बात की जाए तो आपको 36 है, यानी कि 36 है दोस्तों। कितना है, 36 है। ठीक है दोस्तों, 36 है। लेकिन प्रवाल द्वीप की बात किया जा रहा है तो दोस्तों प्रवाल द्वीप की बात किया जा रहा है तो यहाँ आपको 12 आंसर होगा, 12, यानी कि 1 to 12। प्रवाल द्वीपों की संख्या लक्षद्वीप में कितना है दोस्तों, 12 है। ठीक है, बात करें दोस्तों लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप के बारे में दोस्तों, आंड्रेट है। क्या है, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप आंड्रेट है। क्या है, आंड्रेट है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है। आगे प्रश्न है आपका 54। ठीक है दोस्तों, 54 है। प्रश्न है कि दोस्तों द्वीपों में अरब सागर में स्थित द्वीप कौन कौन नहीं है। अरब सागर में कौन कौन द्वीप नहीं है दोस्तों, कौन कौन नहीं है, यानी कि एक से अधिक होगा मेरे ख्याल से। तो कौन कौन शब्द लग गया तो चलिए देखते हैं दोस्तों। अरब सागर में स्थित द्वीपों में कौन कौन नहीं है दोस्तों, आपको बता दें श्री हरिकोटा और ट्रिंकेट, ये दोस्तों अरब सागर में स्थित नहीं है। अरब सागर में स्थित नहीं है, तो 1 और 4 ये होगा। अब भटकल का दोस्तों बारे में बात किया जाए, भटकल के बारे में दोस्तों बात की जाए तो कर्नाटक के क्षेत्र में देखने को मिलता है भटकल। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। तो अरब सागर में स्थित कौन कौन से द्वीप नहीं है, एक मिनट दोस्तों प्रश्न को फिर से देखते हैं। नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों सी होगा 1 और 4, 1 और 4 श्रीहरिकोटा और
ट्रिंकेट ट्रिंकेट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? अरावली पर्वतमाला से निकलती है दोस्तों, कौन सी नदी? तो दोस्तों लूनी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है दोस्तों। ये जो कच्छ खिरण में जाकर विलीन यानी कि लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। लूनी नदी की बात की जाए दोस्तों, ये नमकीन है, नमकीन लूनी नदी जो है ना, ये नमकीन नदी के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, बात करें, नहीं पूछा था ना दोस्तों, तो आप लोग कन्फ्यूजन होइएगा। श्रीहरिकोटा दोस्तों बात करें ट्रिंकेट, ये जो है ना दोस्तों आपको मिलेगा बंगाल की खाड़ी साइड में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों आपको 56। कहा जाता है कि आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक मनु किसे कहा जाता है दोस्तों? आपको मालूम होगा आधुनिक मनु किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी एन राव, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी भीमराव अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, तो आपका दोस्तों आधुनिक मनु के नाम से इन्हें जाना जाता है दोस्तों। इन्होंने संविधान निर्माण में अहम योगदान दिए थे दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, इन्हीं के कहने पर संविधान भी लागू हुआ था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों, इसके बारे में बहुत सारा पॉइंट है दोस्तों, हम वीडियो के माध्यम से बताएंगे दोस्तों। हम लोग ये एक आइडिया के माध्यम से समझ रहे हैं कि किस टाइप का प्रश्न पूछता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आगे क्या है। हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो दोस्तों राज्यपाल। ठीक है, कौन होता है दोस्तों? राज्यपाल होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग है दोस्तों राज्यपाल। हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो दोस्तों राज्यपाल होता है, याद रखिएगा, राज्यपाल होता है। दोस्तों बात करें राज्यपाल के पद के बारे में तो अनुच्छेद 153 है। राज्यपाल के पद के बारे में अनुच्छेद 153 है दोस्तों। आर्टिकल अनुच्छेद से प्रश्न पूछता है, ये सब हम वीडियो दोस्तों लाएंगे। आप एक बार इस पर फोकस कीजिए किस टाइप का प्रश्न पूछ रहा है, ताकि आपको भी आइडिया बनेगा। ठीक है, चलिए राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है दोस्तों। नियुक्ति से संबंधित प्रश्न दूरगामी में देखने को मिलता है दोस्तों। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है अनुच्छेद 155 के तहत। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 155 के तहत। तो राज्यपाल नियुक्त होता है, प्रधानमंत्री भी नियुक्त होते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे कि हमारे संविधान में भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कैसा है, आपको इसके बारे में जानना है। आपको नकारात्मक सकारात्मक दोनों है नहीं दोस्तों। हमारे संविधान के भाग 3 में, भाग 3 12 से 36 है, अनुच्छेद 12 से 36 के बारे में है दोस्तों। इससे हमारे संविधान के भाग 3 में जो उपबंधित धर्म है दोस्तों, धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। ये अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? सकारात्मक नकारात्मक दोनों है? हाँ दोनों है। ठीक है दोस्तों, हमारे संविधान के भाग 3 में इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, आपको दोस्तों एक प्रश्न पूछा था कि धार्मिक स्वतंत्रता या धर्म की स्वतंत्रता यानी कि धर्म कार्यों का प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने की प्राधिकार प्राप्त होता है। भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने की प्राधिकार प्राप्त है किसको? भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार किसे प्राप्त है बताइए? आपको दोस्तों संसद को होता है दोस्तों। संसद बनाती है नागरिकता, किसी भी व्यक्ति का नागरिकता। ठीक है, उसके लिए कंडीशन होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन का बात किया गया है? अनुच्छेद दोस्तों 48 के ए, अनुच्छेद 48 के ए है, 48 के ए। यहाँ दोस्तों बात है कि पर्यावरण का संरक्षण से है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा।
अगर कृषि से संबंधित बोला जाएगा तो ये 48 होगा, लेकिन यहाँ पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उबंधित है, तो यार इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे क्या है, इसको अनुच्छेद 47 से पोषाहार से संबंधित चर्चा किया गया है। संविधान, भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? सार्वजनिक वयस्क मताधिकार दोस्तों, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के बारे में दोस्तों बात की जाए तो अनुच्छेद कितना है दोस्तों? अनुच्छेद आपका 326 है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 326 है जो सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था के बारे में चर्चा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तो संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दोस्तों, आपको मालूम होगा। ठीक है, अनुच्छेद 32 को कहा है दोस्तों, अनुच्छेद 32 को कहा है संविधान का हृदय एवं आत्मा अम्बेडकर साहब ने कहा है। सर्वोच्च न्यायालय, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद में समूह से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है? दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पीसीएस टाइप का प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न का लेवल बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों, बिहार पुलिस का दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अनुच्छेद किस में है समूह न्यायिक पुनर्विलोकन? दोस्तों बात करें तो अनुच्छेद 13, 251, 254 से है, याद रखिएगा दोस्तों। अनुच्छेद 13 के अनुसार दोस्तों संसद द्वारा जो विधेयक पारित होता है जो इससे संबंधित है, और सर्वोच्च न्यायालय जो न्यायिक पुनर्विलोकन जो अधिकार प्राप्त है उससे संबंधित है। न्यायिक पुनर्विलोकन से दोस्तों दोनों मिलाकर किया जाता है। चलिए दोस्तों ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है दोस्तों? भारत के महान्यायवादी को नियुक्ति कौन करता है? नियुक्त कौन करता है भारत के महान्यायवादी को? दोस्तों भारत के महान्यायवादी को नियुक्त कौन करता है? तो 64 के सी राष्ट्रपति करता है दोस्तों, AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, भारत के महान्यायवादी को नियुक्त कौन करता है? आपको राष्ट्रपति करता है। भारत के महान्यायवादी से संबंधित दोस्तों याद रखिएगा, नियुक्त होने वाला पद है, महान्यायवादी को नियुक्त किया जाता है या चयनित किया जाता है या निर्वाचित किया जाता है, इस टाइप का प्रश्न दोस्तों पूछता है, दुर्गा में पूछा भी गया है। तो भारत के महान्यायवादी को नियुक्त करता है राष्ट्रपति। बात करें भारत के महान्यायवादी के पद के बारे में, अनुच्छेद 76 में जिक्र किया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ये विधिक सलाहकार होता है, यानी कि कानूनी सलाहकार होता है, भारत सरकार का विधिक सलाहकार होता है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जैसा होता है दोस्तों, योग्यता। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? दोस्तों कितना बार प्रश्न पूछा गया है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन है दोस्तों? आपको भीमराव अंबेडकर साहेब हैं। 65 के सी भीमराव अंबेडकर को मनु भी कहा जाता है दोस्तों, हमने देखा है। और अनुच्छेद 32 को इन्होंने क्या कहे थे? आपको मालूम होगा दोस्तों, क्या कहे थे बताइए। चलिए आगे देखते हैं। 65 के बाद में दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? 66। भारत क्या है? भारत क्या है? राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है या संघ राज्य राज्यों का संघ है? ताकि भारत देश के अंदर दोस्तों क्या है? राज्य है, ये राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ, याद रखिएगा दोस्तों, भारत क्या है? राज्यों का संघ है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है बताइए? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, ये राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये प्रसाद पर्यंत पद होता है दोस्तों राष्ट्रपति के। चलिए बात करें दोस्तों, 35 वर्ष की उम्र में होता है, प्रधानमंत्री का 25 वर्ष। ठीक है, इसका 25 हो गया, उसका 35, इसका ही 35 होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट है कि भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? भारत में जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति दोस्तों उत्तरदायी होते हैं भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद। दोस्तों इसकी चर्चा आपको बात करें दोस्तों, अनुच्छेद 75 किसी में है, यानी कि अनुच्छेद 75 मान के चलिए ना, अगर क्लाउज दिया रहेगा सब क्लाउज तो उसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा 75 सी। तो भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है दोस्तों? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों, केंद्रीय मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होता है अनुच्छेद 75 में। व्यक्तिगत रूप से कहेगा था दोस्तों राष्ट्रपति, व्यक्तिगत रूप से कहेगा था दोस्तों राष्ट्रपति को। फिर से सुनिएगा दोस्तों, बताते हैं। प्रश्न ये है कि दोस्तों भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति। अगर व्यक्तिगत शब्द लग जाए दोस्तों, व्यक्तिगत शब्द लग जाए, अब बोल दे कि
सामूहिक यानी कि आपको बोल दे कि केंद्रीय मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है, अनुच्छेद 75 के सी के तहत। ठीक है दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों, आपको मालूम होगा। तो ऐसे में तो 5 वर्ष का होता है कार्यकाल। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए, तो हम लोग कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और अनुच्छेद बात करें तो अनुच्छेद 56 में इसका चर्चा होता है। बहुत सारा अनुच्छेद है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है आपका, आगे दोस्तों अगर हम कुछ पॉइंट लेके चलते हैं दोस्तों, बात यह है कि अनुच्छेद से प्रश्न पूछता है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट यानी कि संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में दोस्तों बात की जाए तो 124 में क्या होता है दोस्तों, 124 में दोस्तों उच्चतम न्यायालय के बारे में जिक्र किया गया, गठन के बारे में किया गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों इस टाइप का प्रश्न हाल ही फिलहाल में जो मद्य निषेध इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था दोस्तों, उससे पूछा गया था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए, आपको दोस्तों अनुच्छेद से प्रश्न याद करना होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। बात करें दोस्तों न्यायाधीश की संख्या, तो कुल न्यायाधीश दोस्तों 34 है। 33 + 1। ठीक है, याद रखिएगा। 33 एक मुख्य न्यायाधीश होता है दोस्तों, और 33 अन्य न्यायाधीश होता है, याद रखिएगा। ये अधिनियम के बारे में बात की दोस्तों, 2019 से 2019 अधिनियम लाया गया था, तब तक 34 न्यायाधीश है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। भारत में भारतीय संविधान की प्रस्तावना 42वें संविधान संशोधन से कौन से शब्द जुड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, यानी कि डी, 70 के डी होगा। ठीक, याद रख लीजिएगा दोस्तों। शब्द जुड़ा गया था 1976 में, यानी कि 42वें संविधान संशोधन दोस्तों 1976 में हुआ था, जिसमें ट्रिक है दोस्तों। से समाजवादी, प से पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष इसी को बोलते हैं दोस्तों, और अ से अखंडता। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न भी कितने बार पूछा गया है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी गुजरने पर बालक का क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, बालक गाड़ी की ओर गिर सकता है, अपनी ओर खींचेगा, गिर सकता है, सही है, सी। नेक्स्ट है दोस्तों, टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी की आगे स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि इसका क्या होता है दोस्तों, इसका पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, चलिए डी हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है। वर्षा के बूंद गोले होने के कारण क्या है, पृष्ठ तनाव होता है दोस्तों, आपको मालूम होगा, बी, 73 के बी। पृष्ठ तनाव के कारण दोस्तों गोल हो जाता है, यानी कि द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, याद रखिएगा। अब पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों, ऐसा मात्रक से ही प्रश्न पूछा हुआ था दोस्तों। ठीक है, पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक होता है तो SI मात्रक दोस्तों। CGS SI मात्रक पूछता है, इसको कन्फ्यूज मत होइएगा दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिएगा। SI मात्रक, CGS मात्रक। तो पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन, यानी कि न्यूटन क्या होता है दोस्तों, न्यूटन पर मीटर होता है दोस्तों। आगे देखते हैं। जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के खाली जगह से इंद्रधनुष बनती है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है या अपवर्तन परिवर्तन दोनों होता है, बताइए। दोनों होता है दोस्तों, ये अपवर्तन पूर्ण आंतरिक परिवर्तन दोनों घटना घटता है, याद रखिएगा। इन धनुष परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन दोस्तों कम्प्लीटली याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका प्रश्न है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण का प्रयोग या न्यूनतम लंबाई, है ना, लिख रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितना होना चाहिए दोस्तों आपको दोस्तों 8, 9, 10 के बुक में दोस्तों ये प्रश्न देखने को मिलता होगा आपको, इससे पहले के भी क्लास में देखने को मिलता होगा, लेकिन अगर अच्छा से आप समझ में आप आया होगा तो 8, 9, 10 में आया होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं 75 क्या है कि प्रतिबिंब को देखने के लिए पूरी तरह से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, समतल दर्पण की लंबाई क्या होता है, बराबर होना चाहिए। तो यानी कि व्यक्ति की लंबाई की आधी होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तो आधी होना चाहिए। तो व्यक्ति की लंबाई की आधी होना चाहिए, तो समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए, व्यक्ति की लंबाई की आधी होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं अपने पूरे प्रतिबिंब को।
चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे क्या है, आगे प्रश्न ये है कि एक अम्लीय घोल की पीएच मान कितना होता है। दोस्तों ये भी आपको 9th-10th में देखने को मिलेगा अच्छा से। तो दोस्तों अम्लीय घोल का पीएच मान होता है 7 से, 1 मिनट दोस्तों, ये प्रश्न आपका कितना था, 75, तो 76 होना चाहिए। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय गई दूरी किसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों गिरने के समय का वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, याद रखिएगा। ये फिजिक्स का प्रश्न है, ये रीजनिंग जैसा प्रश्न है दोस्तों। आपका इसका आठ इसका आंसर दोस्तों आपको हो जाएगा 10 10 10। इसका आंसर दोस्तों 10 हो जाएगा, याद रखिएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 10। देखिए 8 मान लेते दोस्तों, ये एक आदमी है 8 मीटर पूर्व की ओर जाता है, मान लेते हैं 8 मीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर यह उत्तर की जाता है, यानी कोण जैसा बन रहा है 90 राइट एंगल ट्रायंगल समकोण, तो 10 नहीं हो जाएगा, ऐसे ही बना सकते हैं। ट्रिंगल मान करके 8 हो गया 6। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, दो वस्तुओं के द्रव्यमान का अनुपात 1:4 है तो उसका आयतन समान हो तो घनत्व क्या होगा दोस्तों, क्रॉस उल्टा 78 का हो जाएगा दोस्तों ए। इसका हो जाएगा दोस्तों घनत्व पूछा है दोस्तों, तो घनत्व पूछा है तो 1:4 होना चाहिए। उनकी घनत्व 1:4, हाँ 1:4 हो जाएगा दोस्तों। 78 का दोस्तों 1 हो जाएगा। 79 का दोस्तों प्रश्न हो जाएगा आपका पावर, यानी कि पावर यानी कि शक्ति का मात्रा क्या होता है दोस्तों, वाट जूल किलो क्या होता है दोस्तों, बताइए शक्ति का मात्रा क्या होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, शक्ति का मात्रा वाट क्या होता है दोस्तों, वाट क्या होता है, वाट। एक असौ शक्ति वाला कहता है दोस्तों 746 वाट, 746 दोस्तों, ये भी प्रश्न पूछे हुआ है, ठीक है। ये सब टाइप का प्रश्न दोस्तों रेलवे में खूब देखने को मिलता है, वाट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं होती है। ध्वनि तरंगों द्वारा अपवर्तन ध्रुवन नहीं होती होगी दोस्तों, ध्रुवन। सूड़ा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम से निकाला जा सकता है। सूड़ा से दोस्तों, सूड़ा क्या होता है, सूड़ा से शुद्ध अल्कोहल कैसे निकाला जा सकता है। द्रव के ऊपर क्वथनांक पर डिपेंड करता है दोस्तों। आपका बात करते हैं आश्वन विधि द्वारा, आश्वन, ये भी दोस्तों 9th-10th का है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ समय तक खुले रख दिए जाने पर दूध में खट्टापन आ जाता है, जिसके कारण क्या है, खट्टापन आ जाता है, जिसके कारण क्या है, कौन सा अम्ल का हो जाना, लैक्टिक अम्ल। इसका लैक्टिक अम्ल। कुछ समय तक खुले रख दिए जाने पर दूध में खट्टापन आ सकता है, जिसका कारण निम्नलिखित किसका बन जाना, किसके कारण हो जाता है, तो लैक्टिक अम्ल का बन जाना, ठीक है दोस्तों। यानी कि लैक्टिक अम्ल से दोस्तों आपको मांसपेशियाँ भी थक जाता होगा, यानी कि याद रखिए। तो लैक्टिक, हाँ इसी कारण से होता है, मांसपेशी का थकावट का अनुभव होता है। साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ठीक है। सिरके में एसिटिक दोस्तों मौलिक अम्ल से पाया जाता है, सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है, अचार और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर क्या होता है, क्या होगा। कांच के फ्लास्क में जो गर्म भरे द्रव, कांच के फ्लास्क में भरे द्रव को द्रव्यमान को गर्म करने पर क्या होता है दोस्तों। आपका है कि ये फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा, तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ करेगा दोस्तों। ये इसका आंसर डी होगा, आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है आपको सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है दोस्तों। आपका मालूम होगा 84 के भी लवण होता है दोस्तों। प्रोड्यूसर गैस दोस्तों, ये भी आपको दोस्तों 9th-10th का प्रश्न है, लगभग दोस्तों 9th-10th का प्रश्न उठाया गया है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, आपको इसी तरह आइडिया लगाना है दोस्तों, जिस तरह हम बोल रहे हैं आप भी दिमाग लगाइएगा, आप पढ़े होइएगा। तो प्रोड्यूसर गैस में CO2 तो रहेगा ही, CO तो रहेगा ही, CO तो रहेगा ही। प्रोड्यूसर गैस में N2 किस में है, ये CO2 अभी 85 के भी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। प्रोड्यूसर गैस में ये रहता है, वो तो अंगार गैस होता है दोस्तों, क्या होता है, वो अंगार गैस होता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं।
आगे दोस्तों डोलामाइट अयस्क है, किसका, जिंक का है या मैग्नीशियम का है दोस्तों? ये मैग्नीशियम का डोलामाइट अयस्क है। डोलामाइट किसका अयस्क है? डोलामाइट अयस्क है मैग्नीशियम का। देखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ये होता है दोस्तों, अगर एक बार बदले भाप, जैसे कि पानी का भाप में बदलना, रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। जैसे कि दूध से दही बना, दही से दूध बन सकता है? दूध से दही बन सकता है? नहीं ना बन सकता है। ये रासायनिक अभिक्रिया है। तो कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। कोयले का जलना, कोयले का जलना क्या है? ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। दूध से दही बनना रासायनिक अभिक्रिया है। और लोहे में जंग लगना रासायनिक। पानी का भाप बनना यह भौतिक अभिक्रिया है। पानी का भाप बनेगा, भाप ही पानी में परिवर्तित हो जाएगा। आपको मालूम है दोस्तों, जैसे कि जल का तीन रूप होता है, यानी कि इसी को त्रिक बिंदु कहते हैं। जल पानी की तरह रहेगा, यानी कि जल जल रहेगा, पानी रहेगा। जल ही ठोस हो जाएगा और जल ही बर्फ़ बन जाएगा। ठोस ठोस बर्फ़ एक भाप हो जाएगा जो गैस के रूप में काम करेगा। ठीक है, इसी को जल को हम त्रिक बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। गैस, जल ही गैस बनेगा, जल ही ठोस बनेगा, जल ही यानी कि ठोस बर्फ़ के रूप में ठोस भाप बनेगा, गैस बनेगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? रासायनिक अभिक्रिया वो होता है जो एक बार बन गया तो उसका उस रूप में आना असंभव होता है, हो नहीं पाता है। यानी कि दूध से दही बना था, दही से दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। अब पानी का भाप में बदल गया तो भौतिक अभिक्रिया, अब भाप बन गया तो फिर भाप से पानी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट। 87 का आदमी कहा था दोस्तों 88। एक अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है दोस्तों? यस होता है। तो अम्लीय मान क्या होता है दोस्तों? 7 से कम होता है। आप सोरेनसन ने दोस्तों इसकी खोज किया था, आपको मालूम होगा दोस्तों। पीएच मान बताते हैं आपको। पीएच का फुल फॉर्म दोस्तों पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। क्या होता है दोस्तों? पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। या पीएच का होता है दोस्तों पावर ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों क्या है बताएं दोस्तों। ये अम्लीय पीएच मान होता है 7 से कम। तो ऑप्शन नंबर ए, 7 से कम जो भी होगा अम्लीय होगा। 7 से ज़्यादा होगा वो क्या होगा? 7 से ज़्यादा क्या होगा? क्षारीय होगा। ये क्षारीय को दिखाता है, ये अम्लीय को दिखाता है। ये क्षारीय क्या होता है दोस्तों? क्षारीय क्या न्यूट्रल उदासीन को दिखाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अम्ल, अम्ल की बात की जाए दोस्तों, ये खट्टा होता है। स्वाद में कैसा लगता है? खट्टा। सावर मीन्स खट्टा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन को देखने से आपको कुछ आइडिया मिलेगा। आप इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, और जितना प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों फ़ायदा होगा। एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप्स किसके भिन्न होते हैं? प्रोटॉन की संख्या या न्यूट्रॉन की संख्या? दोस्तों न्यूट्रॉन की संख्या में। तो समस्थानिक किसमें भिन्न होते हैं? न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्न होते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्न होते हैं। ठीक है दोस्तों, 89 के याद रखिएगा। न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्न होता है दोस्तों, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु। ठीक है दोस्तों, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? 0.03%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? 0.03%। जब सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है दोस्तों, उसके बाद में ऑक्सीजन होता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में कितना होता है? 0.03%। दोस्तों कन्फ्यूज मत होइएगा, 0.03% होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों द्विनामपत्ति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। द्विनामपत्ति निम्नलिखित में संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? याद रखिए, द्विनामपत्ति किससे संबंधित है? द्विनामपत्ति के बारे में दोस्तों बात की जाए तो वह जीव के वैज्ञानिक नाम से संबंधित है। यानी कि नोमेनक्लेचर से क्या है? वैज्ञानिक नाम है। तो जीव का वैज्ञानिक नाम से द्विनामपत्ति संबंधित है दोस्तों। एक लीनियर साहब का सिस्टीमा का पुस्तक है, सिस्टीमा नेचुरल ऐसा ही कुछ पुस्तक है दोस्तों, उससे संबंधित है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। कुछ बात की जाए दोस्तों जंतु विज्ञान का जनक कौन है? और तो जंतु विज्ञान का जनक दोस्तों बात की जाए तो वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान का बात की जाए दोस्तों तो अरस्तु हुई हैं। ठीक है,
आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? रोग खनिज की कमी के कारण होता है। चुकंदर का केंद्र विगलन, हॉट रोट, हॉट रोट ये तो सुने हुए होगा। तो गन्ना का विगलन खनिज की कमी से होता है, जिंक की कमी से। इनमें से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? खनिज की कमी, खनिज की कमी के कारण से कौन सा होता है? तो चुकंदर का केंद्र विगलन। आप इसको देख लीजिएगा दोस्तों, खैरा में जस्ता, धान में खैरा होता है, जस्ता कमी कारण है। हाँ ठीक है दोस्तों। कपास, लीवर वर्ट, लीवर वर्ट क्या है दोस्तों? लीवर वर्ट दोस्तों आपको मालूम होगा एक पादप से संबंधित है, जिसकी जड़ तना होता है ना, उसी से संबंधित है। तो एक स्थलीय भूमि पादप जिसमें जड़ तना पत्तियों का विभेदन नहीं होता है, विभेदन नहीं होता है, ठीक है। तो याद कीजिएगा दोस्तों, लीवर वर्ट में बहुत ही मस्त प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, लीवर से नहीं माना। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा लीवर वट। जो ऐसे स्थल जब भूमि को स्थल कहा जाता है दोस्तों पादप जिसमें जड़ तना और पत्तियों में विभेदन हो। पैंक्रियाज मेढक में पाई जाती है, मेढक में पैंक्रियाज पाई जाती है दोस्तों। तो दोस्तों मेढक में पैंक्रियाज की बात की जाए तो प्लीहा के पास रहता है, या अमाशय तथा ड्यूनीमा के बीच में, मेढक में अमाशय तथा ड्यूनीमा के बीच में पाई जाती है पैंक्रियाज। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों कैसा क्वेश्चन है। चलिए सी, मेढक के हृदय के निम्नलिखित में से भाग होते हैं। मेढक के हृदय के भाग 2 अलिंद 1 अनिल है, 2 अलिंद और 1 अनिल। देख रहे हैं दोस्तों मेढक के, आप मेढक के देखे होइएगा, उसी से प्रश्न है, ठीक है। फ्रॉग मिस मेढक। चलिए 2 अलिंद 1 अनिल है, ठीक है। एंडोस्टियम पाया जाता है, एंडोस्टियम किसे पाया जाता है दोस्तों? ये हड्डी से संबंधित है, हड्डी सब में लिखा हुआ है लेकिन ऊपरी भाग के आंतरिक भाग है दोस्तों। एंडोस्टियम दोस्तों आंतरिक भाग या ऊपरी भाग दोस्तों, आंतरिक भाग से संबंधित है, याद रखिएगा। किस भाग से संबंधित है दोस्तों? हड्डियों के आंतरिक भाग से संबंधित है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, पेशी ऊतक की उत्पत्ति कहाँ से होती है दोस्तों? पेशी ऊतक की उत्पत्ति के बारे में बात की जाए तो दोस्तों ये होता है आपको मीजोडर्म कोशा से, मीजोडर्म कोशा से। ये बहुत ही मस्त प्रश्न है दोस्तों। मीजोडर्म कोशा से होता है दोस्तों, मीजोडर्म कोशा से होता है, मीजोडर्म कोशा से होता है, पेशी ऊतक की उत्पत्ति होती है, ठीक है दोस्तों। ये एक ऊतकों का ध्यान। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, साइटोलॉजी। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका कहा जाता है? पादप कोशिका को प्राणी कोशिका कहा जाता है दोस्तों, कोशिका भित्ति के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से पहचाना जा सकता है? कोशिका भित्ति। ग्रेना, ग्रेना क्या है दोस्तों? ग्रेना दोस्तों आपको मालूम होगा कि ये हरित लवक है। क्या है दोस्तों? हरित लवक घटक है ग्रेना, ग्रेना लवक। कैल्सीभूत या कैल्सीफाइड अवस्थी या कार्टिलेज पाई जाती है, कैल्सीभूत उपस्थिति पाई जाती है किस में? कैल्सीभूत पाई जाती है दोस्तों किस में पाई जाती है? आपको सुप्रा स्कैपुला। ये प्रश्न दोस्तों मस्त है दोस्तों, बिहार पुलिस का क्वेश्चन में जान होता है, ठीक है। आप प्रीवियस क्वेश्चन को जरूर फॉलो कीजिएगा और जो भी हम पॉइंट बता रहे हैं दोस्तों उसको ये फॉलो कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, रिवीजन करते रहिए, याद करते रहिए, धन्यवाद।